हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो चलो, लर्न हिंदी एंड गुजराती चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसको कहते हैं आप जानते हो? जो हम कुछ भाषा में वाक्य लिखते हैं ना, वाक्य के बीच कहीं कहीं रुकने के लिए अल्प विराम, पूर्ण विराम वगैरह लगे हुए होते हैं ना, वही तो विराम चिन्ह होते हैं। तो चलो, पहले तो हम ऐसे करते हैं, देखते हैं कि पिछले वर्षों में आरजेएस में, एपीओ में और जेएलओ में ये विराम चिन्ह से संबंधित क्या प्रश्न आए थे वो पहले जानते हैं और उसी के अनुसार हम आज विराम चिन्ह भी सीखेंगे। तो चलो, हो जाओ तैयार। तो हमारा आरजेएस 2018 का पहला प्रश्न जो कि विराम चिन्ह से संबंधित था वो देखते हैं। इसमें लिखा है कि किस स्थिति में अवतरण चिन्ह का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है। देखो, अवतरण चिन्ह पहले किसको कहते हैं? जैसे मान लो यहाँ हम लगा देते हैं ऐसे और ऐसे, है ना। तो ये जो ऐसे लगाते हैं ना और यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं ना, इसको अवतरण चिन्ह कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अवतरण चिन्ह का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है, ऐसा 2018 में आया था। अब हमें बताना है कि कहाँ नहीं आता है। किसी महत्वपूर्ण वचन उद्गृत करना या उद्गृत करने में, बताओ किस में होता है? तो ये बात तो सही है, कोई जैसे महत्वपूर्ण वचन होगा वहाँ हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, प्रचलित अथवा विशेष प्रचलित शब्दों में। हाँ, कोई प्रचलित शब्द होता है ना, उसको भी हम ऐसे करके बताते हैं, ठीक है। और व्यक्तियों के उपनामों में, है ना, कोई जैसे निराला, है ना, निराला कवि के ऐसे ये उपनाम है तो ऐसे लगाते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं? रचना का अनुवाद करते समय इसमें नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है, कौन सा उत्तर हुआ? बता सकते हो? बताओ। तो हमारा उत्तर हुआ रचना का अनुवाद करते हुए। रचना का अनुवाद करते हुए हम अवतरण चिन्ह नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलो आगे का क्वेश्चन भी देख। आगे हमारा आरजेएस 2017 में ये प्रश्न आया था कि लिखते हुए किसी शब्द के छूट जाने पर उसे लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो देखो, आजकल तो हम ऐसा नहीं करते हैं, ये पहले ऐसा होता था। और फिर भी एक जानने के लिए है कि मान लो यहाँ मैं कुछ ये लाइन लिख रही हूँ, यहाँ कुछ लिखते लिखते मैं बीच में कोई शब्द भूल गई, तो यहाँ ऐसे ऐसे करके फिर जो भूल गए ना वो यहाँ लिख देते हैं। तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं जानते हो? यहाँ लिखा है, ऑप्शन पहला है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह तो ऐसे होता है, ठीक है। और उद्धरण चिन्ह तो ऐसे होता है। अल्प विराम चिन्ह, ये अल्प विराम चिन्ह। और हंसपद, ये हंसपद ऐसे होता है। तो बताओ आंसर क्या हो सकता है? बताओ। तो हमारा उत्तर हो सकता है हंसपद, क्योंकि लिखते हुए जब भूल जाते हैं तो ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ जो भी बात लिखी हुई होती है उसके यहाँ पर हम लिख देते हैं कि भाई ये बात, ये शब्द हम भूल गए थे, ठीक है। चलो आगे का प्रश्न भी देख लेते हैं। ये प्रश्न आया था एपीओ 2015 में। देखो, हंस पद का प्रयोग होता है। हंस पद मतलब ऐसे करके हो, ठीक है। छूटे हुए अंश को लिखने के लिए, विस्तार से समझने के लिए, लिखे हुए को हटाने के लिए या महत्वपूर्ण व्यक्तियों का उल्लेख करने के लिए। तो ये तो आपको पता चल गया होगा। बताओ क्या हो सकता है? तो इसका तो उत्तर है छूटे हुए अंश को लिखने के लिए, है ना, ये उत्तर हो सकता है।
आगे प्रश्न आया था APO 2015 में। ये भी देखो, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह पता है, ये वाला देखो, ये ऐसे योजक चिन्ह होता है। उसका प्रयोग कहाँ होता है? दो शब्दों को जोड़ने के लिए, भ्रांति निवारण के लिए, विस्तार देने के लिए या व्याख्या करने के लिए। चलो आप बता सकते हो, बताओ। तो इसका उत्तर है दो शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे राम और लक्ष्मण। ठीक है, ऐसे दो शब्द आते हैं द्वंद्व समास में, जैसे माता पिता। ठीक है, माता और पिता, तो ये दो शब्द अलग है, लेकिन इनको जोड़ के साथ में करना हो तो ऐसे योजक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ कहेंगे योजक चिन्ह का प्रयोग होता है दो शब्दों को जोड़ने के लिए। समझ गए ना? अब देखते हैं APO 2015 का और आगे का प्रश्न। प्रश्न में कह रहे हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है? कथन का मतलब ये जो बातें लिखी हुई ना, जो कही हुई है, उसमें से गलत कौन सा है ये बताना है। चलो देखते हैं। अल्प विराम का प्रयोग किसी वाक्यांश या उपवाक्य को अलग करने के लिए किया जाता है। अल्प विराम, ये अल्प विराम। ठीक है, तो इसका प्रयोग क्या वाक्यांश या उपवाक्य को अलग करने के लिए किया जाता है, ऐसे पूछ रहे हैं। चलो, ये वाक्य सही है या गलत है आप सोचिए। ठीक है, फिर आगे चर्चा करते हैं। वह लेखन में कोई अंश छूट जाता है तो उसे दिखाने के लिए हंस पद का प्रयोग होता है। ठीक है, लेखन में कोई अंश छूट जाता है तो उसे दिखाने के लिए हंस पद का प्रयोग होता है। हाँ, ये आपने देखा था ना अभी पहले, कुछ छूट जाता है तो ऐसा हंस पद का चिन्ह लगाते हैं। तो क्या ये बात सही है? सोचो। द्वंद्व समास के पदों के बीच में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास अभी मैंने बताया था ना, जैसे भाई बहन, ये दो शब्द है। ठीक है, इनके बीच में ये जो चिन्ह लगता है, क्या ये निर्देशक चिन्ह है? ये भी बताओ, सोचो। किसी व्यक्ति का उपनाम इकहरे उदाहरण में के साथ लिखा जाता है। हाँ, कोई उपनाम आता है, उसके ऐसे इकहरे मतलब ऐसे दो होते हैं ना, तो हो गए दो, है ना, दोहरे हो गया, लेकिन एक है तो इकहरे, तो उपनाम लिखा जाता है। क्या ये बात सही है? तो इनमें से कौन सी बात गलत है, ये आपको सोचना है, बताओ। तो यहाँ उत्तर दिया गया है कि द्वंद्व समास में के पदों के बीच में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये वाक्य है, ये गलत है। देखो, निर्देशक चिन्ह ये बड़ा वाला होता है, लेकिन छोटा होता है ना, वो ऐसे छोटा योजक चिन्ह होता है। तो ये बात यहाँ पर गलत है। बाकी सारी बातें सही थी, लेकिन ये निर्देशक चिन्ह की बात कही है, ये गलत है। अगर इसकी जगह योजक चिन्ह होता तो हम कहते ये सही है। ठीक है, आगे का हम प्रश्न देखते हैं। APO 2015 वाला ही, किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं? चलो देखते हैं। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या यहाँ सही विराम चिन्ह हुआ है? आपको सोचना है। हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे, क्या यहाँ सही है? हाय, अब मैं क्या करूँ? मोहन इधर आओ, यहाँ सही है? देखो, सोच के देखें हम। जैसे उसने कहा, यहाँ कॉमा आना चाहिए था। मैं तुम्हें नहीं जानता। हाय, ये देखो, यहाँ पर कोई भाव आता है तो ऐसे करते हैं। हाय, अब मैं क्या करूं? विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। मोहन इधर आओ, यहाँ प्रश्न थोड़ी है।
तो यहाँ ऐसे पूर्ण विराम आना चाहिए था। तो इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है। तो बताओ सही कौन सा हुआ? तो इसमें सही हुआ ब, हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे। हवा चली में कॉमा आना चाहिए था, हाँ सही है। और यहाँ और आ गया, इसलिए कॉमा की आवश्यकता नहीं रही है। और यहाँ वाक्य पूरा हुआ तो पूर्ण विराम आ गया। तो यहाँ पर सही विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ ब में हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आया है ये पीओ में ही। किस वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं? देखो ये ध्यान रखना है, कहीं पर तो पूछ रहे हैं सही है, कहीं है सही नहीं है, तो ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, देखो रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि है। ये देखो उपनाम आ गया ना, ये उपनाम में ऐसे अवतरण चिन्ह आया है, तो ये क्या सही है? बताओ, सोचो आप। राम घर पर आया या नहीं, ये सही है। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पुरुषार्थ 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो चलो इनके बारे में सोचते हैं कि ये जब उपनाम में यहाँ ऐसे अवतरण चिन्ह आता है तो ये सही लगा है। ठीक है, और राम घर पर आया या नहीं ये जानना चाहते हैं, तो यहाँ ऐसे प्रश्न का भाव ज़्यादा सही तरीके से नहीं लगता है, तो यहाँ प्रश्नार्थ भी सही नहीं है। और पुरुषार्थ 4 है, तो यहाँ धर्म, अर्थ, यहाँ थोड़ा रुकने की आवश्यकता के कारण ये अल्प विराम है और अंत में पूर्ण विराम है। तो ये हमें सारे ही क्या लग रहे हैं? तो आपने सोचा कि क्या गलत है? देखो एक बात गलत नज़र आ रही है, बताएं क्या आ रही है? चलो देखो, यहाँ ये माता पिता ये 2 शब्द है, यहाँ पर योजक चिन्ह होना चाहिए था, है ना, लेकिन ये योजक चिन्ह नहीं है। तो इसलिए हम बताओ किसको कहेंगे कि गलत कहाँ है? विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है? तो हम कहेंगे कि इसमें उपयुक्त विराम चिन्ह इस स वाले जो स हमारा था उसमें ये उपयुक्त चिन्ह यानी कि जो योजक चिन्ह होना चाहिए था वो नहीं है, इस कारण ये स हमारा आंसर रहेगा। इसमें उपयुक्त विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुआ है। ठीक है, आगे का हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? कौन सा चिन्ह? विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। बताओ किस में नहीं होता है? क्या हर्ष सूचक वाक्य में, या शोक सूचक वाक्य में, या घृणा सूचक वाक्य में, या प्रश्नवाचक वाक्य में? बताओ क्या हो सकता है? यहाँ हमारा आंसर आएगा प्रश्नवाचक में। किसमें? प्रश्नवाचक में ये विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। कैसे? चलो वापस समझ तो लेते हैं, क्योंकि देखो ये विस्मय सूचक चिन्ह होता है ना, उसमें भाव का होना जरूरी है। भाव मतलब कि हर्ष का भाव भी होता है, शोक का भी होता है, घृणा का भी होता है, लेकिन प्रश्न ये भाव नहीं है। प्रश्न में तो ऐसे लगता है ना, इसलिए ये वाली बात गलत है। इसलिए हमारा उत्तर आएगा द। हमारा आंसर होगा स, कि कुछ लिखते समय छूट जाए तो वहाँ पर हंस पद यानी कि ऐसे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे का हमारा प्रश्न जेलो 2013-14 में आया था, वो हम देखते हैं। विराम चिन्हों का अध्ययन व्याकरण में किस कारण किया जाता है? इनकी उपयोगिता के कारण, इनके स्वरूप के कारण,
इनके प्रयोग के कारण या इनकी सुंदरता के कारण? बताओ, सोचिए क्या आंसर हो सकता है। हमारा आंसर हो सकता है इनकी उपयोगिता के कारण, है ना। क्यों? क्योंकि जहाँ पर रुकने की ज़रूरत होती है वहाँ लगाते हैं हम कॉमा, बात कंप्लीट हो जाती है वहाँ लगाते हैं हम पूर्ण विराम, कुछ प्रश्न पूछते हैं वहाँ हम लगाते हैं प्रश्नार्थ चिन्ह। तो ये सारे चिन्हों से हमें जो कुछ वाक्य पढ़ते हैं उसमें समझ आता है कि यहाँ क्या है, कुछ रुका है, इसका मतलब हाँ इस तरह से ये भाव समझ में आता है, यहाँ बात पूरी हो रही है या प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तो इनकी उपयोगिता है, इसी कारण तो हम विराम चिन्हों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे का देखो। राजस्थान JLO 13-14 में तो बड़ा ही इजी प्रश्न आया था। इसमें आया है अल्प विराम का सही चिन्ह है। ये है, ये है, ये है, ये है, बताओ। ये तो आप बहुत अच्छे से बता गए, है ना। ये है ना। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा ये अल्प विराम है। ठीक है ना। इसको तो हम पूर्ण विराम कहेंगे, इसको प्रश्नार्थ चिन्ह कहेंगे, इसको अर्ध विराम कहेंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं। ये भी JLO 2013-14 में आया था। इनमें से विस्मयादि सूचक अथवा आश्चर्यबोधक भाव के लिए कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम रुकने के लिए, प्रश्नार्थ प्रश्न पूछने के लिए, थोड़ा ज़्यादा रुकने के लिए, और ये होगा हमारा विराम चिन्ह किसके लिए? विस्मयादि सूचक या आश्चर्यबोधक के लिए। तो हमारा उत्तर होगा ब। ठीक है, ये हमारा विस्मयादि सूचक का विराम चिन्ह है। आगे देखते हैं JLO 2023 में क्या आया था। देखो, किस वाक्य में विस्मय सूचक चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है? वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। यहाँ देखो भाव आया आश्चर्य का, ये चिन्ह लगा है, बात कंप्लीट होने पर पूर्ण विराम लगा है। ये सही है? सोचो। अरे कितनी ऊंची मीनार है, यहाँ पर भी भाव है, यहाँ पर ये पूर्ण विराम आया है, तो यहाँ विस्मयादि बोधक का सही आया है। ठीक है। हे प्रभु हमें शक्ति दो। साथियों, आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है। यहाँ संबोधन करने में भी आया है, ये भी सही है, लेकिन गलत कहाँ लग रहा है? सोचो। गलत है यहाँ हे प्रभु, इसमें क्या कहा है? हे प्रभु हमें शक्ति दो। यहाँ यहाँ दोनों में नहीं आना चाहिए था, ये दो को। यहाँ एक हे प्रभु, यहाँ पूरा संबोधन खत्म होने के बाद यहाँ आया है, ये सही है, लेकिन यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो ये गलत होने के कारण यहाँ विस्मय सूचक चिन्ह का गलत प्रयोग हमारे स में हुआ है। तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। JLO 2023 का और प्रश्न है, देखो, किस वाक्य में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग सही हुआ है? सही हुआ है ना। देखो ध्यान रखना। तो प्रश्न है, तुमने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। क्या वह घर तुम्हारा ही है? हम आज क्या से क्या हो गए? अपना नाम बताओ। या फिर अनुत्तरित प्रश्न। ये 2023 में देखो ये ऑप्शन भी 5वां डाल दिया गया था कि अगर आप इन चारों में से कोई भी प्रश्न नहीं दे रहे हो उत्तर, तो ये वाला भी आपको देना है आंसर। ठीक है, तो बताओ क्या हो सकता है। यहाँ देखो, ये जो दूसरा नंबर का है ना, ये क्या वह तुम्हारा ही घर है, ये प्रश्नार्थ सही है और ये गलत कैसे है? देखो सोचो, तुमने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, तो ये तो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पूर्ण विराम आना चाहिए था, प्रश्न नहीं आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ हम आज क्या से क्या हो गए, यहाँ भी तो बात बताई जा रही है, तो यहाँ पर भी पूर्ण विराम आएगा। अपना नाम बताओ, तो यहाँ नाम बताने के लिए कह रहे हैं, प्रश्न थोड़े ही पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे आना चाहिए था। तो यहाँ प्रश्नार्थ का सही प्रयोग
यहाँ दूसरे में हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ गए कि लिपि चिन्ह यानी कि विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है। कुछ आपने प्रश्नों में देख लिया, तो चलो हम भी फटाफट थोड़ा ये सारे चिन्हों को एक बार समझ लेते हैं, तो आगे आपके सामने भी ऐसे प्रश्न आए ना तो आप आराम से कर सको। ठीक है ना, तो चलो समझते हैं कि हमारे जो हिंदी भाषा में है चिन्ह लगे हैं, जैसे ये कि भाई ये अल्प विराम लगा है ना, ये प्रश्नार्थ चिन्ह लगा, ये पूर्ण विराम लगा, तो इनसे हम कुछ वाक्यों में रुकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जहाँ रुकने के लिए नहीं, जहाँ पर कि भाई आगे बात बताई जा रही है, ये है ऐसा चिन्ह है ना, ये योजक चिन्ह जोड़ने के लिए, ये किसी बात को कोष्टक में बताया जाता है, कोई छोटा कोष्टक कोई बड़ा कोष्टक होता है। तो यहाँ पर हम उन सारे चिन्ह को दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कुछ विराम चिन्ह है यानी कि जहाँ पर हम रुकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जहाँ रुकते नहीं हैं लेकिन भाषा की सुविधा के लिए लगाए गए हैं। ठीक है, तो चलो हम इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं। शुरू करते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी पे लिखी जाती है। देखो ये हमें पता होना चाहिए, ये जो भाषा हमारी लिखी जाती है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। ठीक है ना, देवनागरी लिपि में मुख्य ध्वनियों स्वरों और व्यंजनों के लिए तो अ आ क ख आदि अक्षर विकसित हुए ही। भाई हम स्वर भी तो लिखते हैं सारे, अ आ ई ऊ ये सब लिखते हैं ना, ई ऊ, तो ये सारे तो स्वर के हैं। और क ख ये सारे हम लिखते हैं क ख ग ग, है ना, ये सारे क्या है? ग ग, ये सारे हैं व्यंजन। ठीक है, तो ये तो हो गए, किंतु इनके अलावा भी बोली और लिखी गई हिंदी भाषा के अर्थ को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए स्वर व्यंजन के अलावा कुछ और लिपि चिन्हों का भी विकास हुआ। ठीक है ना, ये अ आ लिपि चिन्ह ये है। ठीक है ना, ई ये व्यंजन, ये सब लिपि चिन्ह है। लेकिन कुछ और ये जो हमारे लिपि चिन्ह है इनका भी विकास हुआ। ठीक है, ये लिपि चिन्ह दो प्रकार के हैं, एक विराम चिन्ह और एक विरामेतर लिपि चिन्ह। यानी विराम चिन्ह वो जहाँ हम थोड़ा सा रुकते हैं, चाहे प्रश्न के रूप में चाहे अल्प विराम के रूप में, है ना, और यहाँ पर कुछ जानकारी के हिसाब से होते हैं, वो विरामेत्वर लिपि चिन्ह कहेंगे। हम सभी प्रकार के लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कह देते हैं जो उपयुक्त नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सारे रुकने के लिए थोड़ी लगाए हैं। ठीक है, यहाँ उन सभी लिपि चिन्हों का प्रयोग का हम विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये देखो, हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो चैप्टर है विराम चिन्ह, इनको हम कहते हैं लिपि चिन्ह। ठीक है, तो उसमें से मुख्य विराम चिन्ह तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 है। इनके आने से हम थोड़ा सा रुकावट, विराम का मतलब होता है ठहराव या रुकना। ठीक है, और ये विरामेतर यानी कि विराम से इतर, विराम जो रुकते हैं उससे इतर मतलब उससे कुछ अलग, उसके अलावा लिपि के चिन्ह हैं वो ये सारे ही है। ठीक है, तो चलो इनको और हम अलग अलग से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ण विराम। सामान्य रूप से तो हम क्या जानते हैं कि जहाँ बात पूरी होती है वहाँ हम लगाते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, तो उसको व्याकरण की दृष्टि से भी और बातें समझ लेते हैं। क्या होता है कि जब सामान्य कथन किया जाता है, कोई सामान्य सी बात कही जाती है तथा तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है कि भाई कोई तथ्य है, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इसमें ऐसा होता है ना, तो तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है तो पूर्ण विराम लगाया जाता है। ठीक है, किसी एक मंतव्य को यानी कि एक बात को, अर्थ को व्यक्त करने के बाद जब दूसरा मंतव्य को व्यक्त करना चाहते हैं तो बीच में ठहरते हैं। ठीक है ना, कि भाई एक बात पूरी हो गई कि भाई मैं सुन रही हूँ, ठीक है, आप बता रहे हैं, वो जानकारी मुझे अच्छी लग रही है। ठीक है, तो ऐसे हम एक बात के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं, दूसरी बात के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं ना, ताकि श्रोता या पाठक
एक एक मंतव्य मतलब एक एक बात को अलग अलग इकाई के रूप में समझ सके। इसके लिए हम एक मंतव्य के पूर्ण हो जाने के बाद पूर्ण विराम लगा देते हैं। ठीक है ना, मैंने बताया ना कि भाई हाँ आप आज आ रहे हो, हमें आज पता चला। ठीक है, और उसके बाद आप कल नहीं यहीं पर रुकने वाले हो। तो एक बात पूरी हुई, फिर दूसरी हुई, वहाँ हम बीच में पूर्ण विराम लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो एक वाक्य देखते हैं हम कि भाई मेरे घर के पास एक लड़का है। एक बात पूरी हुई, यहाँ पूर्ण विराम लगा दे। वह सुबह सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करता है। एक बात पूरी हुई, पूर्ण विराम लगा दिया। व्यायाम करने से उसका शरीर और मन स्वस्थ रहता है। यहाँ पूर्ण विराम लगा दिया। तो यहाँ देखा आपने, एक बात या एक मंतव्य पूरा होता है, वहाँ हम पूर्ण विराम लगाते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये अलग अलग प्रकार की बातें व्यक्त हुई है और प्रत्येक के बाद हमने क्या लगाया है, पूर्ण विराम लगाया है। तो समझ गए ना। अब देखो कुछ हम थोड़ी सी अलग बात भी होती है, वो भी समझ लेते हैं। जैसे कोई वाक्य आ जाए कि मुझे पता है आप क्यों आए हो, तो यहाँ क्वेश्चन नहीं लगेगा, प्रश्नार्थ चिन्ह नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछने का भाव नहीं है, यहाँ जानकारी बताने का भाव है। मुझे पता है आप क्यों आए हो, तो ये यहाँ पूर्ण विराम लगेगा। आप खाना कैसे खाते हो, आप खाना कैसे खाते हो सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ भी ये प्रश्नार्थ चिन्ह नहीं लगेगा। यहाँ हम लिखेंगे आप खाना कैसे खाते हैं सबको पता है। ये एक जानकारी बता रहे हैं, न कि प्रश्न पूछ रहे हैं। मुझे पता है आप किसके लिए भेंट लाए हैं। यहाँ प्रश्न नहीं आएगा। देखो भले ही ये किसके आया, भले ही ये कैसे आया, भले ही ये क्यों आया, प्रश्नसूचक शब्द तो आए हैं, लेकिन उसका भाव समझना है कि ये जानकारी बता रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे पता है आप किसके लिए भेंट लाए हैं, ये जानकारी बता रहे हैं, इसलिए पूर्ण विराम आएगा। आप क्या लाए हैं यह भी मालूम है, तो यहाँ पर भी जानकारी के हिसाब से आ जाएगा पूर्ण विराम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या, किसके, कैसे, क्यों, ये प्रश्नसूचक शब्द भले ही आए हो, लेकिन उसका भाव क्या है, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं या जानकारी दे रहे हैं। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए हमें, भाव समझते हुए हमें उसको बताना है कि ये विराम चिन्ह सही है या गलत है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या, किस, क्यों, कैसे आदि प्रश्नार्थ शब्दों को देखते ही वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध भी हो सकते हैं। ये हमने देख लिया। ठीक है, ये ऊपर के सभी वाक्य वक्ता प्रश्न नहीं पूछ रहा है, वह अपनी जानकारी के बारे में सीधा सपाट तथ्य प्रस्तुत कर रहा है, इसलिए यहाँ पूर्ण विराम लगेगा। जब प्रश्न पूछा ही नहीं गया तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए ये जो मैंने कही वो सारी बातें आपको लिख के भी मैं बता रही हूँ। ठीक है ना, इससे आपको कोई बात वापस देख के या सुन के कैसे भी करनी हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम दूसरा चिन्ह देखेंगे। कौन सा चिन्ह देखेंगे? प्रश्नवाचक। कौन सा? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये देखिए प्रश्नवाचक, ये हमारा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह ये है ना। पूर्ण विराम हमने देख लिया, अब देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो यहाँ पहले हम वाक्य देखते हैं। आप आज कितने बजे बाजार चलेंगे? आप जयपुर क्यों जा रहे हैं? आपने यह कार्य कैसे किया? आप वहाँ से कब लौटेंगे? तो देखा, इसमें हम यहाँ पूछ रहे हैं प्रश्न, इसलिए हम इस चिन्ह को जो लग रहा है इसको क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो जब किसी से उत्तर जानने के लिए प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है।
ठीक है। और क्या, क्यों, कैसे, कब, कितना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग को लेकर भी हमें सतर्क रहना है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पूर्ण विराम में ये बात देखी थी ना, ये शब्द आ भले ही जाए लेकिन उसका भाव भी समझना है कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है या जानकारी दी जा सकती रही है ना। तो देखो इसमें एक जानने वाली बात ये भी है कि कई बार देखो ये क्या, क्यों, कैसे ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, शब्द नहीं आते हैं, फिर भी वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। कैसे? देखो कि जैसे एक वाक्य है, आप जोधपुर जा रहे हैं। अब देखो यहाँ क्या आप जोधपुर जा रहे हैं, क्या नहीं लगाना, फिर भी ये प्रश्न पूछ रहा है। इस काम में कितने दिन लगेंगे, यहाँ आया है और यहाँ ये प्रश्नार्थ चिन्ह है। कल तक आप आ जाएंगे, है ना, या आप कब तक आएंगे, तो यहाँ कब नहीं आया है ना, फिर भी प्रश्न का भाव होने के कारण प्रश्नार्थ चिन्ह लगा। हाँ अच्छा, ये यहाँ पर भी पूछ रहे हैं इसलिए प्रश्न चिन्ह। नहीं, आप नहीं आओगे, ऐसे नहीं, तो यहाँ प्रश्न का भाव होता है तब हम प्रश्नार्थ चिन्ह लगा। आपने ऐसे किया, तो यहाँ जब प्रश्न पूछने का भाव है तब हम प्रश्नार्थ चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार वाक्य में यदि प्रश्नवाचक चिन्ह क्या, क्यों, कैसे, कब न भी हो तो भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं। प्रश्न के रूप में वाक्य बनाया गया हो तब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं। आगे हमारा तीसरा है विस्मयादि बोधक। तो ये देखो विस्मयादि बोधक का चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है, चलो ये देखते हैं। अब वाक्य पहले तो देखते हैं, फिर देखो पहले वाक्य देखने से आप सारी बात तो पहले ही समझ जाते हो, है ना, तो फिर व्याख्या करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए मैं आपको पहले वाक्य बताती हूँ, आप समझ सकते हो ना। मैं खुद भी देखो जैसे पहले पढ़ती थी ना, तो मैं भी ऐसे ही पहले अगर कोई वाक्य देख लेती हूँ ना तो मुझे बातें क्लियर हो जाती हैं कि हाँ अच्छा ऐसी बात है। फिर भले ही व्याख्या में कुछ ही कहो ना, मैं तो वो उदाहरण देख के ही समझ जाती हूँ, है ना। तो देखो यहाँ उदाहरण पहले देख लेते हैं कि कमाल है, आप इतना अच्छा भाषण देते हो। यहाँ भाव आया ना, आना चाहिए भाव, ठीक है। कमाल है इसलिए यहाँ पर ये विस्मयादि बोधक लगा, ठीक है। ओह सर्दी बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी भाव आया, है ना। तो भाव आता है, क्या आता है? भाव, मन का कोई भाव हो, चाहे भाव आश्चर्य का हो, घृणा को हो, तकलीफ का हो, खुशी का हो, पछतावे का हो, ग्लानि का हो, है ना। अरे तुमने इतनी बुरी हरकत की, तो यहाँ पर मन का भाव आया, इसलिए हम लगा रहे हैं विस्मयादि बोधक। बदमाश, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, यहाँ पर भी मन का भाव आया है, इसलिए ये विस्मयादि बोधक लगा। काश तुम मुझे पहले ही समझाते तो ऐसा न होता, है ना। यहाँ भी भाव है, हाय इस आदमी को मेरी मोटरसाइकिल के सामने ही आना था, यहाँ भी मन का ग्लानि का भाव आया है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह में होता क्या है। अब बस व्याख्या मैं समझा रही हूँ, लेकिन आप तो खुद ही समझ गए हो, है ना। देखो जब हम भाव अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मेन बात क्या सोचनी है? भाव, ठीक है। यह भाव चाहे विस्मय या आश्चर्य का हो, चाहे भय का हो, घृणा, ग्लानि, दुख, कोई भी भाव हो सकता है, खुशी, है ना। फिर चाहे उल्लास, प्रेम, बधाई, शुभकामना का हो, लेकिन होना चाहिए क्या? भावपूर्ण। मेन बात ये ध्यान रखनी है, भावपूर्ण। तब हम कहेंगे उसको विस्मयादि बोधक चिन्ह। समझ गए ना, एकदम बढ़िया। और देखो इसमें एक बात और भी ध्यान रखनी है कि जैसे देखो भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा साथ देना ही होगा। देखो बच्चों, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो ये किसको संबोधित कर रहे हैं? बच्चों को। यहाँ किसको संबोधित कर रहे हैं? भाइयों और
बहने को। तो आप समझ गए क्या भाव आना चाहिए? संबोधित करने वाला। तो हम किसी भाव विशेष को व्यक्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी का ध्यान आकृष्ट करते हुए हम क्या कर रहे हैं? संबोधित। तब हम कहेंगे ये कौन सा चिन्ह? विस्मयादि बोधक चिन्ह। समझ गए? ये भी ध्यान रखना है जब किसी को ध्यान, अरे आप बच्चों, है ना, भाइयों बहनों, मेरे प्यारे साथियों, ऐसे संबोधित करते हैं, उनका ध्यान हमारी ओर आकृष्ट करते हैं, तब हम कहेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। आगे का हमारा चिन्ह है अपूर्ण विराम। कौन सा है? अपूर्ण या उपविराम। देखो ये ऐसे होता है, ठीक है। चलो समझते हैं। वाक्य पहले देखते हैं। अहिंसा मनुष्यता है, हिंसा पशुत्व। यहाँ बात अधूरी है। अहिंसा मनुष्यता है, हिंसा पशुत्व। बात को आगे पूरी की जा रही है। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। युद्ध शुरू हो गया। यहाँ बात अधूरी होती है और आगे उसकी पूरी की जाती है। एक शिक्षक का सबसे बड़ा धर्म है अपने विद्यार्थियों का विकास। व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम। यहाँ पर भी ये अर्धविराम आया है ना। तो आपने ये देखा कि जहाँ एक जानकारी के एक से अधिक भाग हो, तब उसके पूर्व भाग के बाद अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जानकारी अधूरी है और बाद में वो पूर्व भाग है और उसके बाद जानकारी पूरी होती है, तो हम बीच में क्या लगाते हैं? अपूर्ण विराम, ठीक है, या फिर उसको कहेंगे उपविराम, ठीक है। और कहीं दूसरी जगह भी लगता है। देखो नाटक में पात्र के नाम के आगे भी अपूर्ण विराम लगता है। जैसे राम ने कहा मुझे पिताजी की आज्ञा माननी ही होगी, तो लक्ष्मण ने कहा तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो ये है ना, ऐसे कहा, ऐसा नाटक में तो कहा कहने के लिए भी कि राम ने कहा, सीता ने कहा, ठीक है, तो ऐसे होता है। कहीं कहीं पर पता है ये कहा कहने के लिए ऐसे चिन्ह भी लगाया जाता है। उसके बारे में भी हम देखेंगे। कहीं ऐसे होता है तो कहीं ऐसे होता है, तो हम देखेंगे। इसको हम कहेंगे अपूर्ण विराम, ठीक है, ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं अर्धविराम, ठीक है। क्या है इसका नाम? अर्धविराम। ये हमारा है चिन्ह अर्धविराम का। देखो इसमें पहले हम समझते हैं कि पूर्ण विराम से कम ठहराव, ठीक है, अपूर्ण विराम में होता है, और अपूर्ण विराम से भी कम अर्धविराम में होता है। ये पूर्ण विराम देखा था, ठीक है, उसमें पूरा रुकना होता है, ठीक है, ये बात आई यहाँ पूर्ण विराम की। और अपूर्ण विराम अभी हमने देखा था, अपूर्ण विराम ऐसे वाला, ठीक है, उसमें पूर्ण विराम से कम, ये पूर्ण विराम से इसमें लगता है कम, ठीक है, और अपूर्ण विराम से भी कम अर्धविराम में होता है। ये अर्धविराम अपूर्ण विराम से भी कम समय लगता है, ठीक है। सामान्यतः यह बड़े वाक्य में उपवाक्यों के बीच विराम देने के लिए लगाया जाता है। जैसे देखो हम यहाँ वाक्य देखते हैं, हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले उसका निर्धारण करना चाहिए। ये देखो बड़ा वाक्य है, यहाँ हमने बात पूरी नहीं हुई, आगे चल रही है, थोड़ा हम रुके हैं, इसलिए ये आया अर्धविराम। लक्ष्य का पीछा करते हुए लंबा संघर्ष करना चाहिए। ये देखो यहाँ भी आया, एक बात चल रही है, थोड़ा रुके हमने। बीच बीच में किए हुए कार्यों का मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए, और इस प्रकार हमें तब तक चलते रहना चाहिए जब तक कि मंजिल मिल नहीं जाए। तो समझ गए ना आप कि जहाँ पर बड़े वाक्य हो वहाँ उपवाक्यों के बीच में विराम देने के लिए ये अर्धविराम लगाया जाता है।
देखो इसमें जानने की बात एक और भी है कि ये वाक्य है, देखो हम देखते हैं पहले वाक्य कि कई सप्ताह से वर्षा होती ही जा रही है, थोड़ा रुके, होती ही जा रही है, ज़्यादा रुके, अर्थात फसल चौपट होकर रहेगी। देखा, हम पहले सोच विचार कर योजना नहीं बनाते, इसलिए हमारे लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं। हम जनहित के सभी कार्यों को सफलता तक पहुंचाते ही नहीं, क्योंकि उनमें हमारा खुद का लाभ नहीं होता है। तो देखा, इस प्रकार भी ये चिन्ह आता है। तो अब हम समझते हैं अर्धविराम में और क्या बात ध्यान रखनी है। देखो, ऐसे योजक शब्द जो बड़े उपवाक्य को जोड़ने के लिए लगते हैं, योजक शब्द कौन से? किंतु। योजक शब्द कैसे कहते हैं? जैसे मैं तो जा रहा था किंतु आपने मना किया, तो जा रहा था और आपने मना किया, इसमें बीच में क्या आया? किंतु। दो वाक्य को जोड़ रहा है ना, इसलिए उनको कहेंगे योजक शब्द। किंतु, परंतु, अर्थात, जैसे, वरन, क्योंकि, इसलिए, तो भी, ये सारे ही योजक शब्द है। आदि के पहले अर्धविराम लगाया जाता है। तो ये देखा, ये देखो, अर्थात इसके पहले आया है ना, इसीलिए उसके पहले आया ना, ये क्योंकि उसके पहले आया। तो ये भी ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में बिल्कुल ध्यान रखना कि ये जब सारे योजक चिन्ह आ जाए ना, ठीक है, ये सारे उनके पीछे पहले लगाना हो तो कौन सा आएगा? ये हमारा अर्धविराम। ठीक है, अब आगे का है हमारा अल्प विराम। कौन सा है? अल्प विराम। ये देखिए, अल्प विराम। चलो पहले वाक्य देखते हैं। राम, राजेश और कमलेश घर जा रहे थे। तो देखा, राम है ना, राम, राजेश ऐसे बोलते तो क्या होता? एक ही नाम लगता है ना, लेकिन अलग अलग व्यक्ति थे, इसलिए हमने और यहाँ पर अल्पविराम लगा। राम, राजेश और कमलेश। तो देखो यहाँ पर और लगा दिया, और लगाने से यहाँ अल्पविराम नहीं आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब कोई ऐसे बहुत सारे नाम हो ना, तो पहले के नाम बीजे दूसरे के बाद, लेकिन लास्ट अगर तीसरा हो ना, तो तीसरा में और के पहले अल्पविराम नहीं लगेगा, यहाँ लास्ट में आएगा और। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी नाम हो, लेकिन जो अंतिम होता है वहाँ पर और लगता है, और वहाँ पर अंतिम नाम कहते हुए हम आगे बढ़ते हैं। निशा, गुड्डी और कविता। देखा, निशा के बाद अल्पविराम आ गया, लेकिन अंतिम नाम के पहले और लग गया। कक्षा में उपस्थित है। बोलने में जो हल्का सा विराम होता है, वहीं लिपि में अल्पविराम प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो वाक्य में एक शब्द के बाद, एक छोटे से उपवाक्य के बाद, किसके बाद? शब्द के बाद। ये देखा, शब्द के बाद, या फिर कभी कभी उपवाक्य भी होता है। एक वाक्य कह दिया, मैं जा रहा हूँ, फिर लगा दिया आप आ जाना। ठीक है ना, तो यहाँ पर उपवाक्य के बाद अर्थ की स्पष्टता के लिए, कि कोई अर्थ स्पष्ट करना हो तो थोड़ा सा रुक जाते हैं। जैसे अभी मैं कह रही हूँ आपको कि भाई वाक्य में रुक गई ना मैं, एक शब्द के बाद रुकी ना, एक छोटे से उपवाक्य के बाद, तो ये उपवाक्य जैसा लग रहा है। ठीक है, अर्थ की स्पष्टता के लिए अल्पविराम लगाना चाहिए। तो देखा आपने, यहाँ पर भी आपको ये एक उदाहरण मिल गया पूरा, कि जब कोई छोटे छोटे शब्द हो, उपवाक्य हो या अर्थ स्पष्ट करना हो, तब हम अल्पविराम लगाते हैं। कुछ और बातें भी जान लेते हैं। देखो, ये जैसे एक हमारा वाक्य है, वह उठा, स्नान किया और तैयार होकर कार्यालय चला गया। ठीक है, यहाँ पर उसने एक क्रिया उठने की, स्नान करने की और फिर तैयार होने की। तो यहाँ चाहे ये भी क्रियाएं हैं, लेकिन फिर भी बीच में अल्पविराम लगता है। ठीक है, फिर कभी संबोधन करते हैं। ठीक है, सुनो मैं भी चलूँगा। तो यहाँ एक बात क्या देखिए आपने, अलग अलग क्रियाओं में भी लगेगी, फिर संबोधन में भी लगेगा। ठीक है, सुनो
मैं भी चलूँगा। पुनीत, तुम ज़रूर आना। ठीक है, तो एक तरह का संबोधन है। फिर आगे की बात क्या बता रहे हैं, विशेष सूचना देने पर भी। सीमा, जो मेरी बहन है वो आज आ रही है ना। तो यहाँ पर सूचनाएं हैं थोड़ी। एक तो सीमा, ठीक है, कौन है, वो मेरी बहन है। फिर उसका क्या कि वो आज आ रही है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 सूचनाएं थी। तो विशेष सूचनाओं के बीच में भी हमने क्या लगाया, अल्प विराम। ठीक है, और चौथी बात क्या आ रही है कि कथन को स्पष्ट करने के लिए भी, जैसे डॉक्टर ने कहा स्वस्थ रहना है तो रोज़ घूमो। तो यहाँ इनका ये कथन था। ठीक है, उसको स्पष्ट करने के लिए बीच में हमने क्या लगाया, कॉमा, है ना। वह रोज़ आता है, काम करता है और चला जाता है। तो यहाँ रुके ना हम थोड़ा, इसलिए यहाँ आ गया अल्प विराम। तो ये अल्प विराम का प्रयोग कैसे करना है ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम चलेंगे आगे। ये सारे ही विराम चिन्ह तो आप समझ ही गए हो। ठीक है, ये सारे विराम चिन्ह है ना। अब चलते हैं विरामेतर, यानी कि जो रुकते नहीं है, जहाँ ठहराव नहीं है, लेकिन भाषा में सुविधा के अनुसार हम उसको प्रयोग में लेते हैं। चलो उनको देखते हैं। विराम चिन्हों के अलावा का लिपि चिन्ह सबसे पहला है हमारा योजक चिन्ह। देखो इसके बारे में अभी पहले हमने प्रश्न देखे थे ना, आगे एग्ज़ाम में आए हुए। चलो बिल्कुल आसान है, समझ लेते हैं। देखो योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने, ये देखो माता पिता, ये दो को जोड़ लिया। ठीक है, नहीं तो माता और पिता अलग होता। ठीक है, कम से कम, ये कम से और कम तीनों को क्या कर दिया, साथ में कर दिया। जहाँ तहाँ, ये भी देखो जहाँ और तहाँ को साथ कर, तो क्या कहा, योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहे हैं, समास बनाने। तो देखो ये परिभाषा में से भी एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना है। अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाए कि योजक चिन्ह जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है, तो आप तुरंत बता दोगे कि हाँ, जोड़ने के लिए योजक चिन्ह होता है। ठीक है, और समास बनाने के लिए ये भी ध्यान रखना है। समास में पता है, जैसे द्वंद्व समास है हमारा, द्वंद्व समास, उसमें क्या आता है, यही चाचा चाची, ये दो अलग शब्द थे, चाचा चाची। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ ऐसे लगेगा, है ना। जैसे आज और कल, ये दो शब्द थे, इनके बीच में ये ऐसे योजक चिन्ह लग गया। तो ये हो गया हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, तो जब ये समास बनाने होते तब भी बीच में योजक चिन्ह लगता है। शब्द एवं कारक चिन्हों को जोड़ने के लिए भी काम में लिया जाता है। ठीक है, किसी न किसी, ये देखो ये भी हो गया शब्द, दूध ही दूध। तो ये देखो यहाँ पर भी आ रहे हैं ना शब्द, ये देखो कितने 3 हो गए। गांव का गांव, तो ये कारक चिन्ह आया कि नहीं आया। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि कारक चिन्ह हो। ठीक है, फिर पदयात्रा, गृह कार्य, तो ये सारे ऐसे शब्दों को जोड़ने में, समास बनाने में और कारक चिन्हों को जोड़ने में 3 जगह पर हम लगाते हैं योजक चिन्ह। आगे का चिन्ह है हमारा निर्देशक चिन्ह। कौन सा है, निर्देशक। देखो योजक तो था ऐसे छोटा सा, लेकिन योजक निर्देशक चिन्ह बड़ा है। देखो ये कब काम में लिया जाता है ये भी हम समझते हैं। यहाँ है, देखो आज के कार्यक्रम में बहुत से ग्रामीण उपस्थित थे। प्रभुदास जी, गोपाल राम जी, रामाराम जी आदि। तो यहाँ देखा, ये एक बात चल रही है, उसके बारे में कुछ और स्पष्टता की है कि भाई ये सब भी वहाँ थे, ग्रामीण उपस्थित थे। तो क्या थे तो कौन से थे, ये बात को ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए गुरुजी ने स्पष्ट किया कि वे बीमारी के कारण उपस्थित नहीं हो सकेंगे। तो यहाँ एक बात को आगे स्पष्ट किया गया है।
आप इन लड़कों का खास ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये बहुत कमज़ोर है। तो देखा आपने, कथन की स्पष्टता के लिए निर्देशक चिन्ह का उपयोग होता है। कथन की स्पष्टता कई प्रकार से हो सकती है। आगे का चिन्ह है हमारा विवरण चिन्ह। कौन सा है? विवरण चिन्ह। ये देखो, विवरण चिन्ह ऐसा होता है, ऐसे लगा के ऐसा, ठीक है। अब देखो इसका प्रयोग कैसे होता है। पहले हम वाक्य देखते हैं कि जैसे एक बात कही हमने कि भाई संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो यहाँ हमने ये विवरण, यहाँ एक बात कही, उसका विवरण क्या प्रस्तुत किया कि भाई 1, 2 और 3, ठीक है। फिर पत्र लेखन में भी जब काम कर लिखते हैं ना, तो हम क्या लिखते हैं? ऐसे विषय है ये यहाँ पर, है ना, कि ये हमारा सेवा में लिख के हम ऐसे सेवा में लिख देते हैं, ठीक है। फिर हमारा यह संबोधन आ जाता है। यहाँ फिर किसे लिखते हैं, वहाँ उसका कार्यालय का नाम आता है। फिर हम बाद में लिखते हैं विषय, ठीक है। तो विषय के बाद यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये विषय के बाद ऐसे लगता है। फिर कई बार पत्र के बाद में ना हम यहाँ पर संदर्भ भी लगाते हैं कि भाई मैं इस संदर्भ में बात करना चाहता हूँ, पिछले इस पत्र के संदर्भ में। तो यहाँ पर संदर्भ आता है ना, तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक हमने क्या देखा कि किसी कथन का विस्तार करना हो। ये देखो, विस्तार करने की बात आई यहाँ पर, ठीक है, ये वाली बात। फिर कहते हैं स्पष्ट करना हो, व्याख्या विश्लेषण हो, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। और उसके अलावा क्या देखा? पत्र लेखन में और संदर्भ लेखन में। आगे का हमारा चिन्ह है लाघव चिन्ह। क्या है? लाघव चिन्ह। ये देखिए, ये रहा हमारा लाघव चिन्ह। ये जैसा नाम है ना, वैसा ही एकदम फटाफट समझ में आ जाएगा आपको। देखो अभी, जैसे यहाँ देखते हैं कि डॉक्टर, हम कोई बात कर रहे हैं कि डॉक्टर रवि प्रताप जी आज आए हैं, उन्होंने ये कहा, डॉक्टर रवि प्रताप जी ने जोधपुर मेडिकल कॉलेज से अध्ययन किया है। तो बार बार जब अपन देखते हैं कि डॉक्टर डॉक्टर, हम है ना ऐसे पूरा नहीं लिखते हैं, हम डॉक्टर ऐसे अधूरा लिखते हैं, ऐसे ये फिर ऐसे डॉट लगा देते हैं। पंडित को लिखने के लिए प लिख के फिर ऐसे डॉट कर देते हैं, ठीक है। कारक को लिखने के लिए ऐसे छोटा लिख देते हैं। विशेषण को लिखने के लिए ऐसे, पुल्लिंग को ऐसे छोटा, संस्कृत को ऐसे छोटा। और कई बार जैसे मान लो जोधपुर नगर निगम, ठीक है, ऐसे भी हम लिख देते हैं कि डॉट लगा के। फिर जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो ये डॉट क्यों लगाते हैं? किसी बात को छोटे रूप में लिखने के लिए। ये देखो, लाघव चिन्ह, समझ गए ना। तो शब्दकोश में भी पता है, डिक्शनरी होती है, उसमें भी ऐसे लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। तो क्या देखा? किसी बड़े शब्द को छोटे रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे का हमारा है लोप चिन्ह। उसको हम कहेंगे वर्जन चिन्ह भी कह सकते हैं। ये देखो, ये लोप चिन्ह है। चलो कैसे होता है देखते हैं। यहाँ देखो, ये वाक्य है कि देखो तुम ठीक रास्ते पर चलो, वरना, फिर आगे बोलते नहीं हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। या कई बार हमारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें भी भाई रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो वहाँ पर भी तो ऐसे लाइन होती है, ठीक है। फिर हम कहते हैं निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों को भरिए, ऐसे करने, वहाँ पर भी रिक्त स्थान होता है, ठीक है, वहाँ पर भी ऐसे 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 कर देते हैं। तो कहाँ पर? ये देखो, रिक्त स्थान को छोड़ने के लिए भी आता है, ये लोप चिन्ह का या वर्जन चिन्ह का प्रयोग होता है। और उसके अलावा देखो, उत्तर प्रदेश में
जिले, यानी उत्तर प्रदेश में अगर हम पूरा नहीं बात बताते हैं, ऐसे लिख दिया फिर ये जिले है कि ठीक है, मध्य प्रदेश में ये जिले है, ठीक है। हम पूरी बात नहीं लिखते हैं और किसी बात को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कभी कभी वाक्य आता है, उस बदमाश ने मुझे भद्दी गाली दी। उसने कहा कि अब वो बोलना नहीं चाहते हैं, है ना। हर कोई व्यक्ति हर प्रकार के शब्द थोड़ी बोलते हैं, तो वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ आपने क्या देखा कि जब किसी कथन को कहना नहीं हो, हमको क्या नहीं करना हो, कहना नहीं हो, बल्कि पाठक के विचार करने के लिए कि भाई आप ही समझ जाओ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, है ना, उसकी कल्पना के लिए छोड़ना हो, तब 3 बिंदुओं का यानी कि लोभ चिन्ह का प्रयोग होता है। ये ऐसे 3 बिंदी लगाई जाती है, ठीक है। आगे का हमारा है चिन्ह अनुवृत्ति। कौन सा है? अनुवृत्ति चिन्ह। अनुवृत्ति चिन्ह ये देखो ऐसे लगता है। देखो यहाँ पर हमने जैसे जमुना देवी, राधा देवी, जया कुमारी, इनके आगे लिख दिया श्रीमती। अब बार बार श्रीमती श्रीमती थोड़ी लिखेंगे, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ये 2 चिन्ह कर लेते हैं, ऐसे 2 और विराम, उसको हम कहेंगे अनुवृत्ति चिन्ह। तो समझ गए? जब लिखे हुए शब्द या वाक्य की नीचे भी आवृत्ति करनी हो, आवृत्ति मतलब बार बार रिपीट करना हो, अनुवृत्ति चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। कोई वाक्य हो कि भाई जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत, ऐसी कोई गीत चल रहा हो और बार बार यही इसी के नीचे वापस यही लाइन अगर गानी हो, तो हम क्या लिखेंगे? जय भारत, है ना। तो इस तरह से जब रिपीट करनी होती है तब हम अनुवृत्ति चिन्ह लगाते हैं। तो समझ गए ना, ये तो एकदम आसान है। आगे का चिन्ह हमारा है विकल्प चिन्ह। क्या है? विकल्प चिन्ह, ठीक है। चलो ये भी कैसे होता है देख लेते हैं। चलो एक बात देखते हैं कि निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी, महंगाई, नारी शिक्षा, भ्रष्टाचार। तो यहाँ किसी एक को चुनना है, तो इनमें या ये बेरोजगारी या महंगाई या नारी शिक्षा, तो किसी एक विकल्प को चुनना हो तब हम ऐसे विकल्प के चिन्ह लगाते हैं कि भाई रमा या गीता या सीता, इनमें से कोई भी ये काम कर सकती है, ठीक है। तो जब कई विकल्पों को एक साथ प्रस्तुत करना हो और उनमें से किसी एक, देखा ये ध्यान रखना, एक को चुने जाने की स्थिति हो तो विकल्प चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये जो ऐसे स्लैश करते हैं इसको हम कहेंगे विकल्प चिन्ह। जब कई विकल्प की बताना भी ज़रूरी है कि ये सारे विकल्प है, उसमें से आप कोई भी एक ले सकते हो। आगे का हमारा चिन्ह है एकल अवतरण चिन्ह। ये एकल अवतरण चिन्ह ऐसे हाथ से हम लिखे तो ऐसे दिखता है। चलो देख, रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में युद्ध की स्थितियों से बचने का संदेश दिया है। तो देखो यहाँ वाक्य आया कि भाई ये जो रामधारी सिंह है इनका ये उपनाम है दिनकर और इनकी ये है एक रचना कुरुक्षेत्र, है ना। तो रचना को हाईलाइट करने के लिए, दिखाने के लिए ऐसा अवतरण चिन्ह लगा है। तो यहाँ दिनकर का सामान्य अर्थ सूर्य नहीं लिया गया है, रामधारी सिंह कवि का उपनाम है ये दिनकर, ठीक है। और कुरुक्षेत्र हरियाणा का शहर नहीं है, कवि दिनकर की काव्य रचना का नाम है। तो किसी शब्द या वाक्यांश को सामान्य से हटकर, ये नाम सामान्य था उससे हटकर उपनाम आया। रचना कोई ये सामान्य से जगह नहीं है, ये एक रचना का नाम है। तो सामान्य से हटकर विशिष्ट अर्थ देने के लिए
एकल अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए ना कि जब हमारे पास कोई शब्द हो या वाक्यांश हो और सामान्य से हटकर हो, ठीक है, और उसको विशिष्ट अर्थ देने के लिए हम एकल अवतरण का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे का हमारा चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। कौन सा है? उद्धरण चिन्ह। ये हो, देखो ऐसे लगाते हैं हम, ऐसे हाथ से लगाए तो ऐसे लगाते हैं ना, यहाँ कोई बात होती है। देखो आगे देख, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि कुरुक्षेत्र मेरी सर्वोत्कृष्ट रचना है। तो यहाँ देखो, ये जो रामधारी सिंह दिनकर है ना, इनने कहा यानी उनकी कही हुई कोई बात है। क्या है बात हुई? उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र मेरी सर्वोत्कृष्ट रचना है। जयशंकर प्रसाद ने कहा कि, देखो उनकी बात आई, क्या बात? कि कामायनी मानव के विकास की मनोवैज्ञानिक गाथा है। तो देखा, जैसे गुरुजी ने कहा कल तुम सब जल्दी आ जाना, तो हम ये जो कल तक तुम सब, उस बात को हम ऐसे अवतरण चिन्ह में, उद्धरण चिन्ह में ले लेंगे। ठीक है, तो क्या समझा आपने कि जब किसी कथन का ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो तो उद्धरण या अवतरण चिन्ह के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हम अगर बात को बदल के लिखते हैं ना, तब तो हम लिख देंगे कि नहीं, मैंने जैसे कहा, नीता ने कहा कि कल वह आएगी, तो हमने लिख दिया कि, है ना। लेकिन हम कहे कि भाई नहीं, नीता ने कहा ऐसे नहीं हो कि भाई नीता ने कहा, फिर हम वैसे कि वैसे ही क्या कहा कि भाई मैं आऊँगी। ठीक है, मैं आऊँगी, उसके वैसे ही शब्दों में कहा तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, नीता ने कहा मैं आऊँगी। तो जब किसी के शब्द वैसे के वैसे लिखने होते हैं तब हम ऐसे उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो हमें कुछ और बात भी ध्यान रखनी है कि यदि कोई कथन के बीच में किसी और का कथन हो तो उद्धरण चिन्ह एकल अवतरण चिन्ह के रूप में बदल जाता है। जैसे मुझे थानेदार ने बताया, तो ये उनकी बात है, हम उनको वैसे के वैसे ही कहेंगे। तो ये, और यहाँ पर हम लगाएंगे कि देखो, हमने उस चोर को पकड़ा और पूछा कि क्या तुमने चोरी की है। ठीक है, तो ये इस बात के अंतर्गत ये दूसरी बात उसको पूछा है जो वैसे के वैसे बात है, तो हमने ये एकल अवतरण चिन्ह में ले लिया। ठीक है, चोर ने कहा मैंने चोरी नहीं की, तो यहाँ देखो फिर एकल में ले लिया उसकी बात को। क्यों? क्योंकि बाहर ये उद्धरण चिन्ह था। और हमने कहा, हमने उसे लॉकअप में बंद कर दिया, तो यहाँ पर हमने ये बात पूरी की। तो जहाँ बात शुरू हुई थी और जहाँ ये अंत हुआ, लेकिन उसके बीच में किसी की बात को भी हम वैसे की वैसे कह रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसे एकल अवतरण चिन्ह लगेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मोहन ने कहा मैं कल पटना जाऊँगा, ये एक की बात हुई, तो ऐसे भी लगा सकते हैं। यहाँ मुख्य अवतरण के तो उद्धरण अवतरण चिन्ह है, और उसके अंदर आए हुए कथनों को एकल अवतरण में रखा जाता है। देखा ना, ये आया ना बाहर, अंदर वाले को एकल अवतरण चिन्ह में। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यदि किसी कथन के बीच में किसी का कथन हो तो उद्धरण चिन्ह क्या हो जाएगा, एकल अवतरण चिन्ह में बदल जाएगा। अब हमारा आगे का चिन्ह है
कोष्टक। ठीक है, कोष्ठक कहते हैं हम इसे। क्या कहते हैं? कोष्ठक। ये देखो, ये और ये दोनों कोष्ठक है ना। चलो समझते हैं कि कृतज्ञ यानी कि एहसानमंद मनुष्य विनम्र रहेगा ही। यहाँ हमने कोष्ठक लगा दिया। ठीक है। सुमित्रा ने कहा दर्द के साथ, उर्मिला ने जितना सहा है कौन सहेगा। तो यहाँ आपने क्या दो बात देखी कि किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए लघु यानी कि छोटा कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। कृतज्ञ यहाँ एहसानमंद। ठीक है ना। जैसे अब हम कोई वाक्य करते हैं कि मैंने निवेदन किया। निवेदन के बाद कह दूँ, मतलब कहने का मतलब है प्रार्थना की। तो निवेदन के बाद प्रार्थना को कोष्ठक में लिख सकते हो। ठीक है ना। तो इस तरह से। और यहाँ क्या बताया है कि एक शब्द विभक्ति कारक चिन्ह के लगने से पद बन जाता है। नाटक में किसी का परिचय देते हुए भी लघु कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुमित्रा, इसने किसका परिचय? अपने दर्द के साथ, है ना। तो किसी कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट करने के लिए, कोई अतिरिक्त कथन के देने के लिए, जिसे पढ़ना चाहे तो पढ़े, नहीं तो मुख्य कथन पढ़कर भी आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसी अतिरिक्त सामग्री के लिए छोटे कोष्ठक को ढकने के लिए बड़ा कोष्ठक भी लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर कोई बात चल रही है कि भाई वह बड़ा ही घमंडी है। अब यहाँ हमने जैसे घमंडी लिखा और बीच में कर दिया अभिमानी। ठीक है, अभिमानी। तो ये हमारा बात हो गई। और यहाँ इस पूरी बात को अगर हम चाहे तो पूरी बात को ऐसे बड़े कोष्ठक से भी ढक सकते हैं कि भाई ये पूरी बात मैंने कही है। ठीक है। तो छोटे कोष्ठक को ढकने के बाद अगर कोई बात आती है तो उसको बड़े कोष्ठक में भी लिखा जाता है। आगे का हमारा एक महत्वपूर्ण आ रहा है। अब तो देखो कौन सा है? स्मरण चिन्ह, हंस पद, काक पद या त्रुटि चिन्ह। इनको ये कितने सारे प्रश्न आए थे, आपने देखा था ना इसके। चलो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे वाक्य है, मैदान में खेल रहे थे। अरे भाई कौन खेल रहे थे? वो तो लिखना भूल गए। तो बीच में क्या लगा दिया? ऐसे। इसको हम कहेंगे स्मरण चिन्ह, हंस पद या काक पद या त्रुटि चिन्ह। ठीक है। संसार और व्यक्ति भी गति से चलते हैं। तो यहाँ क्या भूल गए? ये देखो, ये ऐसे चिन्ह लगा दिया। तो लिख दिया अपनी अपनी गति। यहाँ बच्चे लिखना भूल गए। ठीक है। तो जब हम वाक्य में कुछ लिखना बीच में भूल जाते हैं तो यहाँ ऐसे करके, ऐसे है ना, ये ऐसे कि भाई यहाँ मैं ये बात भूल गया तो वो लिख देते हैं। उसको कहते हैं स्मरण चिन्ह। ये ध्यान रखना है, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि स्मरण चिन्ह क्यों लगाया जाता है। कि जब हम कुछ भूल जाते हैं और बाद में ध्यान आने पर उसे जोड़ना चाहते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा अंतिम है रेखांकन। ये देखो रेखांकन भी होता है। क्या होता है देख लेते। भारत का स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 से 1947 तक अर्थात 90 वर्षों तक चला। यह आज़ादी अनेक लोगों की अनेक प्रकार की कुर्बानियों से मिली। तो ये देखो यहाँ हमने लाइन की है, यहाँ पर की, यहाँ पर की, है ना। तो क्या कहते हैं? किसी कथन में कुछ खास वर्ण, शब्द या वाक्यांश कुछ खास हो, चाहे वो वर्ण भी हो सकता है, चाहे शब्द भी हो सकता है, चाहे वाक्यांश में होते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर मुझे कोई खास लगता है, मैं आपको बार बार वहाँ बताती हूँ ना। तो इस तरह से वाक्य विशेष महत्व का हो और उनकी ओर पाठक का ध्यान
पाठक का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करने के लिए उनके रेखांकन किया जाता है। ठीक है, तो रेखांकन क्यों किया जाता है? विशेष ध्यान के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि कोई विशेष बात को दिखाना हो, आकृष्ट करना हो तो हमें रेखांकन करना है। तो इस प्रकार आपने देखा, ये जो विराम यानी कि जहाँ हम ठहरते हैं वो विराम चिन्ह भी सारे हमने देख लिए, और विराम चिन्ह जहाँ ठहरने की बात नहीं आती है उसके अलावा भी की जो भी चार चिन्ह है वो भी हमने देख लिए हैं। फटाफट थोड़ा सा आपका टेस्ट भी ले लेते हैं। बताओ क्या हो सकता है? इनमें से हंस पद का चिन्ह कौन सा है? बताओ फटाफट। ये है, ये है, ये है, ये है, हंस पद ये है। इनमें से उद्धरण चिन्ह कौन सा है? ये या फिर ये? बताओ। ये है। ठीक है, तो निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का संगत प्रयोग हुआ है? संगत मतलब सही प्रयोग हुआ है। तो देखो, चलो वाक्य देखते हैं कि भाई हमारा संगत यानी कि सही किसमें विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। चलो, आकाश मेघाच्छादित हो उठा था। मेघ आच्छादित मतलब आकाश में बादल आए हुए थे, तीव्र गति से हवा बह रही थी तथा रुक रुक कर दामिनी कौंध रही थी। यहाँ पर ये एक विराम चिन्ह आया और यहाँ पर ये दूसरा आया। देखो ध्यान रखना कौन सा सही है ये हमें पता करना है। आकाश मेघाच्छादित हो उठा था, अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी क्या लग गया? पूर्ण विराम। तीव्र गति से हवा बह रही थी, अभी पूरी नहीं हुई बात, फिर भी लगा दिया पूर्ण विराम। रुक रुक कर दामिनी कौंध रही थी। चलो यहाँ तो सही लगाया। आकाश मेघाच्छादित हो उठा था, पूरा नहीं हुआ, फिर भी तीव्र गति से हवा बह रही थी, रुक रुक कर दामिनी कौंध रही थी। यहाँ तीनों जगह पूर्ण विराम लगा दिया है। आकाश मेघाच्छादित हो उठा था, तीव्र गति से हवा बह रही थी, अभी तो पूरी नहीं हुई, फिर भी लगा दी बात पूर्ण विराम। रुक रुक कर दामिनी कौंध रही थी। तो आप समझ रहे होंगे कि जहाँ बात पूरी होती है वहाँ तो पूर्ण विराम लगाना है, लेकिन ये नहीं पूरी हुई वहाँ भी पूर्ण विराम लगा दिया, तो ये गलत। यहाँ पर भी एक जगह तो ये लगाया, दूसरी जगह पूर्ण विराम लगा दिया, ये भी गलत। यहाँ तो पूरी बातों के बीच बीच में ही पूर्ण विराम लगा दिए, बात चल रही है फिर भी, तो ये भी गलत। तो सही हमारा हो गया ये अ, है ना। आगे का है मैं यदि कहूँ कि जीवन मृत्यु में से आप किसका सबसे पहले वर्ण करेंगे तो आपका उत्तर क्या होगा? बताइए। ये है, देखो इसमें बताना है इनमें से कौन सा सही चिन्ह लगा हुआ है ना, बताना है। मैं यदि कहूँ कि जीवन मृत्यु में से आप किसको सबसे पहले वर्ण करेंगे तो आपका उत्तर क्या होगा? बताइए बताइए। मैं यदि कहूँ कि जीवन मृत्यु में से आप किसका सबसे पहले वर्ण करेंगे तो आपका उत्तर क्या होगा? बताइए बताइए। और मैं यदि कहूँ कि जीवन मृत्यु में आप किसका सबसे पहले वर्ण करेंगे तो आपका उत्तर क्या होगा? बताइए बताइए। अब देखो आपको कौन सा सही लग रहा है, कुछ समझ सकते हो? ये देखो ये सबसे सही है कि यहाँ चल रही है मैं यदि कहूँ कि जीवन मृत्यु में से आप किसका सबसे पहले वर्ण करेंगे तो आपका उत्तर क्या होगा। यहाँ क्या होगा प्रश्न पूछा है ना, तो प्रश्नार्थ चिन्ह लगा, फिर यहाँ रुके बताइए और फिर पूरी बात करी बताइए। तो यहाँ पर हमारा द उत्तर सही है एकदम। तो आशा करती हूँ आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको सारे विराम चिन्ह बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और जो बातें ध्यान रखनी है उसका बिल्कुल आपको वापस दोबारा देख लेना है और एकदम अच्छे से सारे प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, वीडियो पसंद आया है
तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।